नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मैं नरेश कुमार और आप जिस सेशन से जुड़ रहे हैं, वो सेशन है एनके ज्योग्राफी पॉइंट का एक शानदार जीवन से जुड़ा हुआ सेशन। जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और आज इस सेशन में क्यों आया हूँ? अक्सर हमेशा से विपरीत, कभी भूगोल की क्लासें हुआ करती है, तो कभी प्रश्न की सीरीजें हुआ करती है। लेकिन यदा-कदा जीवन की कुछ समस्याओं से जुड़े प्रश्न, समाज, विश्व राजनीति, विश्व इतिहास और विश्व भूगोल से कुछ जुड़े मुद्दों पर हम डिस्कस भी करते हैं। ऐसे ही डिस्कस में आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। विषय बड़ा गंभीर होगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम राजस्थान के सुदूर पश्चिम में कांचोर जिले के उपखंड मुख्यालय चितलवाना की एक राजकीय कॉलेज के भूगोल विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर है। अक्सर बहुत सारे मित्र जो हमेशा मुझे इस सोशल मीडिया की दुनिया में देखते हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ कम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते थे, उनके लिए एक छोटा-सा परिचय। मित्रों, आज की जो सेशन है वो न ज्योग्राफी पे होगी, न किसी प्रश्न पे होगी, न किसी मेगा सीरीज पे होगी। अक्सर हम मानव है, जिज्ञासु है और जीवन में सोचते हैं, विचारते हैं और कभी-कभार ऐसे मुद्दों पर हम डिस्कस भी करते हैं, जो मुद्दे जीवन से जुड़े हुए हैं। आप सबको एक बार फिर प्रणाम, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस पर डिस्कस करना मेरी और आप सबकी ज़िम्मेदारी है। आप चाहे पढ़े-लिखे हैं या नहीं हैं, इस बात का कोई फ़र्क नहीं। आप मानव हैं, आप विवेकशील हैं, ये बात ज़्यादा महत्व। डिस्कस शुरू करें, चर्चा शुरू करें, इससे पहले आप सबसे प्रार्थना है, विनती है कि इस सेशन को उस हर शख्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, जो जीवन की कठिनाई से जूझ रहा है, जो सफलता के लिए प्रयासरत है, जो मंजिल तक जाने के लिए प्रयासरत है। चाहे वो विद्यार्थी कक्षा 6 का है, चाहे वो विद्यार्थी कक्षा 10 का है, चाहे वो विद्यार्थी कक्षा 12 का है। ये बात महत्व नहीं रखती कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है या हिंदी मीडियम में पढ़ता है। और ये बात भी महत्व नहीं रखती कि वो किसी जनरल बोर्ड से है या सीबीएसई से। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हर स्टूडेंट जो आपका अपना बेटा है, आपका अपना भाई है, आपकी अपनी बहन है, आपका अपना रिश्तेदार है। हर वो इंसान जो बिज़नेस के लिए जूझ रहा है, वर्क कर रहा है, जिसके अंदर निडरतापन नहीं आया है या आ भी गया है, तो उस तक भी ज़रूर पहुँचाइए ये सेशन, ताकि वो आगे और बच्चों तक पहुँचा सके और लोगों तक पहुँचा सके। क्योंकि ये सेशन मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरे भूगोल परिवार से जुड़ा हुआ नहीं। ये सेशन बहुत सारे उन विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, ये सेशन बहुत सारे उन लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है जो संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस सेशन को बहुत दूर तक पहुँचाएँ। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये सेशन क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैं भी डरावनी नज़रों से यदा-कदा ऐसे शब्द देखता हूँ। और मेरे मन में भी जब कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, विचार आते हैं कि क्यों कुछ लोग जीवन में अपनी गाड़ी को मंजिल तक ले जाने से पहले ही उसे एक्सीडेंट कर बैठते हैं। खैर, इस मुद्दे पर बहुत सारी फ़िल्में भी बनी, बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे गए, बहुत सारे किताबें भी इस पर आई, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों की ज़हन में ये बातें क्यों नहीं बैठ पाती हैं। प्यारे मित्रों, मेरी बहनों, जो भी सुन रहे हैं मेरे भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, ये बात है डर की। और ये किसके डर की है? ये नीट की परीक्षा की डर की है। मेरा सेशन केवल नीट की परीक्षा के डर पर नहीं है, बल्कि हर डर पर है। लेकिन जो मेरा विचार था, वो इस विषय को लेकर के उपजा कि क्यों नीट परीक्षा से बच्चे डरते हैं और कुछ लोग सपनों को प्राप्त करने से पहले ही मर जाते हैं।
मैं यहाँ खुला खुला बोलूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया ने हजारों आंखों से मुझे भेंट करवाई है, तो कुछ विचारों से हट भी हुआ होगा, यानी मेरे विचारों से कुछ को हट भी हुआ होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबके अपने अपने दिल के अंदर प्रेम बना रहे और ये विचार उन लोगों तक जाएं। आप इन्हें इतना डरावना न ले, इस सेशन को जीवन से जोड़ करके देखें, प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थी के जीवन से जोड़ करके देखें। तो ये जो आज का सेशन है वो नीट और जेई जैसे, आईआईटी जैसे कठिन एग्जामों को लेकर के विद्यार्थियों में पैदा हुए डर के संदर्भ में सेशन है। प्यारे मित्रों, इस सेशन की पूरी बात को ध्यान से सुने और सुनने के बाद आपके विचार, जो भी आइडियाज आपके दिलो दिमाग के अंदर पनपे हैं, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्योंकि मेरा ये सेशन जिन विद्यार्थियों तक जाएगा, जिन अभिभावकों तक जाएगा, उनके दिलो दिमाग में जो इस सेशन से रिलेटेड प्रश्न थे उनका समाधान हो पाएगा और आप जैसे विद्वानों के कमेंट बॉक्स में आए हुए सुझाव है वो किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, किसी की जिंदगी को सुनहरा बना सकते हैं, स्वर्णिम बना सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव जरूर लिखें और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप हमसे जुड़िए भी, क्योंकि समय समय पर हम लोगों के लिए ऐसे प्रयास करें जिससे यथार्थ जीवन की समस्या से छुटकारा पा सकें। बात कुछ अजीब है। आज जिस समय मैं ये सेशन लेकर के आ रहा हूं, ये तारीख है 13 मई सन 2024। आज से ठीक 8 दिन पहले देश का बहुत बड़ा एग्जाम था, नीट परीक्षा 2024। और पिछले 3 दिनों से मैं अखबार में और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी कतरनें पढ़ता आया हूं। और यही नहीं, मैंने ऐसी कतरन नीट परीक्षा के दिन भी पढ़ी और उसके दूसरे दिन भी। नीट की परीक्षा थी पिछले संडे को, आज है अगला मंडे। आज से ठीक 8 दिन पहले नीट की परीक्षा थी। उस परीक्षा से रिलेटेड कुछ कतरनें अखबारों के अंदर आई और मैंने उन कतरनों पर बड़ी गहराई से पढ़ा, समझा और पाया कि क्यों कुछ जिंदगियां उस परीक्षा के आने से पहले ही खत्म हो जाती है और क्यों कुछ जिंदगियां उस परीक्षा के कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। कौन जिंदगियां थी, किन लोगों ने मुझे मजबूर किया इन सेशन को लेकर। मैं बात करूं भरतपुर के मनीष जाट की, जो 18 वर्ष का था, फांसी का फंदा अपने गले से लगा। बात यहीं पर नहीं रुकती है, चाहे भरतपुर के मनीष जाट की कहानी हो या फिर रोहतक हरियाणा के 20 वर्षीय सुमित की कहानी हो। कहानी एक जैसी है, नाम अलग है और स्थान अलग। फंदा अलग हो सकता है लेकिन परिणाम एक ही है और वो है मौत। बात यहीं पर नहीं रुकती है, नोएडा का विवेक मिश्रा भी इस बात का शिकार हो जाता है। यही नहीं, नालंदा बिहार, जो किसी समय ज्ञान का स्वर्णिम केंद्र हुआ करता था, वहां से निकला प्रियांशु कुमार भी इसी हस्र को अंजाम तक पहुंचा देता है। बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात धौलपुर के भरतराज तक पहुंच जाती है, जो भी इस घटना का शिकार हुआ। अभी तक नाम सुन करके आपके दिलो दिमाग में यही बात आई होगी कि केवल छात्र, केवल बॉयज ही इस घटना के शिकार हुए हैं। नहीं नहीं, पढ़ते पढ़ते आंख से आंसू तो उस समय आ गए जब एमपी की बेटी निहारिका सिंह भी वो कर बैठती है जो बाकी वाले बच्चों ने। बात निहारिका तक भी नहीं रुकती है, आगे बढ़ा तो यूपी के मुरादाबाद का मोहम्मद जैद भी इस घटना का शिकार हुआ, तो यूपी का नूर मोहम्मद भी इस घटना। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये नाम 2024 महज 5-6 महीनों के अंदर इस तरीके से मौत दर मौत के आंकड़े बढ़ना, और वो भी उस युवा पीढ़ी के आंकड़े जो किसी समय भारत का भविष्य होना था। आप इस जिंदगी के खेल में इतने बीच में ही मैदान छोड़ करके चले गए, ये उम्मीद
न आपके गुरु ने लगाई होगी, न आपके माता पिता ने लगाई होगी, न आपके रिश्तेदारों ने लगाई होगी, और न हम जैसे छोटे विचारकों ने लगाई होगी, छोटे समझने वाले लोगों ने लगाई होगी कि ये जिंदगियां जो किसी समय प्रतिभा का लोहा मनवाती रही होगी, वो जिंदगियां इसी तरीके से बीच मैदान छोड़ करके और यहाँ से उठ। तब मैं कहता हूं कि ये दिल पसीजने वाली घटना है। और आपको लगता होगा कि इस सेशन से ये घटनाएं रुकेगी नहीं, ये घटनाएं आगे बढ़ती रहेगी, और इन सेशन से हम समय बर्बाद करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं ऐसा नहीं। एक टीचर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से विद्यार्थी को मंजिल तक जाने से पहले आने वाली हर बाधा के लिए उनके साथ खड़ा रहे। मैं एक टीचर हूं, ऐसे दुनिया में हजारों टीचर होंगे जो हजारों बच्चों को मोटिवेट करते होंगे, स्कूल से उच्च अध्ययन के लिए भेजते होंगे। हजारों ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ट्यूटर होंगे जो हर समय अपने बच्चों से मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। हजारों ऐसे डॉक्टर्स और इंजीनियर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे जो बच्चों से बात कर रहे हैं, और सभी के दिलो दिमाग में यही बैठता है कि बच्चा मंजिल तक पहुंचे और सकुशल पहुंचे। तो एक टीचर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनी कि ये मौत के आंकड़े बता करके मैं लोगों को केवल डराना नहीं है, मैं उन बच्चों तक उन आइडियाज को ले जाना चाहता हूं जिससे उस बच्चे में एक बिलीव सिस्टम पैदा हो जाए, एक मोटिव पावर पैदा हो जाए, एक एनर्जी आ जाए, और वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके। विद्यार्थियों, आंकड़े तो अभी आपके सामने आने बाकी है, अभिभावकों, बातें और घटनाएं तो आपके सामने आनी बाकी। उससे पहले आप इस सेशन को देख करके डरिए मत। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंकड़े आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल देंगे, और हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि केवल फांसी के फंदे से ही हम रुकेंगे नहीं। हम उन समाधानों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जिन समाधानों में ये बातें छुपी हुई है कि किस तरीके से जिंदगियां खत्म होने के बजाय हम मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ये भयानक और डरावना सच है, ये फांसी का फंदा जितना भयानक दिख रहा है उतना ये भयानक है नहीं, इन्हें बनाया गया। खैर, किसी समय इस फांसी के फंदे का इस्तेमाल उन जुर्मी और अत्याचारी लोगों के लिए किया जाता था जिनका इस जीवन में अर्थात इस धरा पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। परम सत्ता परमात्मा भी उन्हें माफ नहीं करती है। ऐसे लोगों के लिए बड़े दुखद अंदाज में ये फंदा तैयार किया गया, लेकिन समय के साथ इस फंदे की अहमियत बदलती गई। किसी समय ये फंदा साम्राज्य के बढ़ते हुए विस्तार का एक हथियार बन गया, क्रांति को दमन करने का सबसे कुख्यात साधन बन गया था। लेकिन न जाने क्यों इस फंदे ने अनायास ही कुछ ऐसे लोगों तक अपनी पहुंच बना दी जो न अत्याचारी थे न जुर्मी थे, जिन्हें इस जीवन से चले जाना अर्थात इस जिंदगी से खत्म कर देना उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, उस घटना से कोई रिलेशन नहीं था जिसकी वजह से उन्हें इस धरातल पर या पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं हो। बल्कि ये फंदा धीरे धीरे उन लोगों तक अनायास पहुंच गया जो बहुत होनहार प्रतिभाशाली थे, जिनका इस देश की, इस विश्व की धरा को बहुत जरूरत थी। इसलिए पूरी दुनिया आज, पहले भी और आज भी इस फंदे को बड़ी बुरी नजर से देखती है। जैसे आप देखते हैं वैसे भी मैं इसे बुरी नजर से देखता हूं, लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इन्हें गले से लगा लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं जीवन में गले से उनको लगाया जाता है जो बहुत ही हमारे करीब होता है, हमारा अजीज होता है, हमारा अपना प्रेमी होता है, वही गले से लगा सकता है। जैसे एक माँ अपने बेटे को लगाती है, जैसे एक पति और पत्नी एक दूसरे को लगाते हैं, मित्र एक दूसरे को लगाते हैं। क्या ये गला उस प्रियांशु और निहारिका सिंह और नूर मोहम्मद के लिए इतना अजीज हो गया?
इतना प्रेमी हो गया? शायद इस बात पर ही हमें डिस्कस करना होगा। और विद्यार्थियों, मित्रों, हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसका कोई समाधान भी है? क्या सरकारें इस पर प्रयास भी कर रही हैं? एक टीचर होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? एक इंस्टीट्यूट के संचालक होने के नाते इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? एक अभिभावक को क्या करना चाहिए? और हम उन बातों पर भी डिस्कस करेंगे जिनको लेकर सरकार समय-समय पर गाइडलाइन जारी करे। कुछ घटनाएँ मैं इस समय आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो मेरी स्लाइड के अंदर है। और उस घटना से उस तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि अक्सर माजरा क्या है। पहली घटना की तरफ जाते हैं। एक अखबार की कतरन मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था नीट एग्ज़ाम से पहले छात्र ने सुसाइड। ये घटनाएँ नीट एग्ज़ाम से पहले की। लिखा है कि पिता बोले बेटे से 2 दिन पहले ही मिल कर के गया था, कोई परेशानी भी नहीं। बेचारा पिता उस बेटे की नब्ज़ को टंटोल नहीं पाया, इसलिए मरने के बाद उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही शब्द थे। नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्र का आज एग्ज़ाम था, ये बात आज से 8 दिन पहले की। स्टूडेंट के पिता 2 दिन पहले ही उससे मिलकर गए थे। पिता ने बताया था बेटे ने 12वीं में स्कूल टॉप किया था। मामला भरतपुर के मथुरा गेट इलाके का और शनिवार की रात का। अखबार वाले ने अपना धर्म पूरा किया और शानदार एक फोटो भी दिया जो विद्यार्थियों के लिए डरावना है। उस बाप को पता नहीं था कि 2 दिन पहले जिस बेटे से वो मिलकर के गया है वो ठीक नहीं है, ठीक होने का बहाना कर रहा है। फिर जो भी है, एक बाप बाप होता है, वो इतना गहराई से ये जान नहीं सकता, ये सोच नहीं। फिर जो भी है, अखबार आगे लिखता है कि बात मनीष जाट की है जो 18 वर्ष का, महज मासूम सा बच्चा जिनकी नब्जें अभी विकसित नहीं हुई। वो ब्रिज कॉलोनी में किराए के रूम में रहता था। 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। मकान मालिक रणधीर सिंह बता रहे हैं कि जब कमरे की तरफ से निकला तो खिड़की से देखा तो छात्र फंदे पर लटका। उसने दरवाजा खोलकर तुरंत उसे फंदे से उतारा और भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित। डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है और न ही मकान मालिक का दोष। दोष किसका है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। इस बात पर भी न रुके, इस बात की आगे तह तक जाने की कोशिश की। पूरे पिता का जो बयान था उसको भी अखबार समेट करके रखता है। दोष अखबार वाले का नहीं है, अखबार वाले ने यथार्थ घटना को लिखा। न जाने किसका दोष होगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये पिता का वाकया है। पिता हरबान सिंह कहता है, कितना प्यारा सा नाम। पिता हरबान सिंह कहता है कि मैं लखनपुर थाना इलाके के गांव मिर्चुआ नांगला का रहने वाला हूं। 2 साल पहले छोटे बेटे मनीष को पढ़ाई के लिए भरतपुर भेजा था। मनीष पढ़ाई में होशियार था। उसे संत कृपाल स्कूल भरतपुर से 2022 में कक्षा 12वीं पास की थी और स्कूल का टॉपर था। उसके बाद नीट की तैयारी कर रहा था। प्यारे मित्रों, नीट का टॉपर होना कोई दोष, सॉरी, स्कूल का टॉपर होना किसी विद्यार्थी का दोष नहीं। लेकिन स्कूल का टॉपर हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो डॉक्टर बन जाएगा। स्कूल का टॉपर होना इस बात का प्रमाण भी नहीं है कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। स्कूल का टॉपर होना एक अच्छी बात है, लेकिन टॉपर होने के साथ साथ उसे सही तरीके से गाइड मिलना ये भी एक जरूरी बात है। इस पर सभी विद्यार्थियों को और सभी गुरुजनों को और मेरे जैसे छोटे टीचरों को अमल करना चाहिए कि क्यों स्कूल का एक टॉपर स्टूडेंट आत्महत्या तक कर लेता है। पिछले साल 2023 में मनीष ने कोचिंग सेंटर से तैयारी की थी। इस साल वह नीट की ऑनलाइन तैयारी कर रहा था। 2 मई को ही मैं मनीष के रूम जाकर उससे मिलकर के आया था। ये बात उनका बाप कहता है, उनका पिताजी कहता है। आगे वो लिखता है कि मैंने उसे कहा था कि अगर नीट एग्जाम में पास नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे नर्सिंग की तैयारी कर लेना। एक दिन पहले शुक्रवार को मनीष की मां ने उससे फोन पर बात की थी। वह किसी भी तरह से परेशान नहीं था। रविवार को मनीष का 2 बजे से पेपर था। देर रात उसने आत्महत्या कर ली। मकान मालिक ने सूचना दी। मनीष के कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
ये अखबार की वाकया इस बात को प्रमाणित करता है कि एक माँ और एक बाप उस बच्चे के मस्तिष्क को जान नहीं पाए। जो बच्चा अपनी माँ को कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसका बाप उसे देख करके आया था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था। वो ठीक 24 या 48 घंटे बाद जो ठीक होने का बहाना कर रहा था, उसका आत्महत्या के रूप में आगे मुजाहिरा हो गया। वो घटना उसका पिता भी समझ नहीं पाया और उसकी माँ भी समझ नहीं। तो विद्यार्थियों, मित्रों, ये प्रमाणित करती है कि कोई बच्चा स्कूल का टॉपर होकर के अपने माँ-बाप के सामने सब कुछ ठीक होने का बहाना बना करके आत्महत्या तक चला जाता है। उस बच्चे की नब्ज़ को समझने की ज़िम्मेदारी टीचर्स की है। और मैं प्रत्येक टीचर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 5-10 साल तक पढ़ कर के जाने वाले बच्चे को इस तरीके से तैयार कीजिए कि वो जीवन में हार जाए, उसके बावजूद भी ज़िंदा रहने की उम्मीद को बरकरार रखे। उसका बाप ये भी कहता है, धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ उसके पिताजी को, कि वो कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तू नीट के अंदर सफल नहीं हुआ, तो आगे नर्सिंग कर लेना। ये अभिभावकों के लिए भी एक संदेश है कि अपने विद्यार्थियों को हमेशा उनके उत्साह को बरकरार रखना चाहिए। ये कहानी मनीष से खत्म नहीं होती है। एक और घटना को मैंने पढ़ा, कोटा में कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 5 मई को था नीट का पेपर। न जाने बार बार कोटा का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि कोटा न केवल राजस्थान बल्कि देश की विज्ञान एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बन चुका है। ये दोष कोटा नाम का नहीं है, ये दोष राजस्थान के सुदूर दक्षिण पूर्व के एक जिले का भी नहीं है। ये दोष कोटा के लोगों का भी नहीं है। मैं दोष किसी पर देना नहीं चाहता हूँ। दोष एक ऐसे इन्वायरमेंट का है, एक ऐसे वातावरण का है जिसका समाधान हमें ढूंढना है। बात है सुमित की। ये सुमित हरियाणा का है। रविवार शाम तक कमरे से बाहर नहीं आया था। घरवाले भी उसको लगातार फोन कर रहे थे। घरवालों के कई बार फोन करने के बाद जब सुमित ने फोन नहीं उठाया तो घरवालों का दिल घबरा गया और फिर घरवालों ने हॉस्टल वार्डन को जानकारी दी। ये बच्चा सुमित हरियाणा का रहने वाला है और एक हॉस्टल में रह रहा था। और इसी में आगे लिखा है कि 20 साल का सुमित, जो रोहतक हरियाणा का रहने वाला था, उसने हॉस्टल में रह करके जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वो आत्महत्या का शिकार हो गया। और इसी से जुड़ी आगे की घटना में अखबार लिखता है कि सुसाइड के कारणों का पता नहीं लग पाया। अब ये बात भी बड़ी अजीबो-गरीब है कि नीट की तैयारी करने वाला बच्चा हॉस्टल के अंदर आत्महत्या कर लेता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सुसाइड लिख करके जाए। और वो आत्महत्या क्यों कर रहा है, उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसी आत्महत्याओं के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक तनाव है। अखबार लिखता है कि वह पिछले 1 साल से कोटा में उत्तम रेजिडेंस के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुन्हाड़ी में रह करके निजी कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। उसने अपने हॉस्टल के रूम नंबर 108 के अंदर पंखे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के परिजनों को मोबाइल पर सूचना दी। मृतक छात्र के शव को फंदे से नीचे उतारकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। छात्रों के परिजनों के आने के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल छात्र के सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला। खैर, ये एक प्रक्रिया थी जिसको डॉक्टर ने भी पूरा किया और हॉस्टल के कर्मियों ने और पुलिस कर्मियों ने पूरा। न जिम्मेदार हॉस्टल के कर्मी है, न हॉस्पिटल के वो डॉक्टर है और न पुलिस है जिन्होंने इन सब कार्य को किया। जिम्मेदार वो फांसी का फंदा है जिसने उस विद्यार्थी को मजबूर कर दिया कि तू मुझे गले से लगा ले। फोन नहीं उठाने पर शक हुआ। खैर, इस बात को लेकर के हम ज्यादा डिस्कस न करें, फोन उठाया या नहीं उठाया, क्योंकि वो जिंदगी से उठ चुका था, इसलिए फोन उठाने का उसके पास समय नहीं। अगला एक प्रश्न है हॉस्टल संचालक पर सवाल। जहां तक मेरा मानना है कि परिजन या अन्य लोग हॉस्टल के संचालक पर जिस भी तरीके के सवाल पैदा करें, ये लाजमी तो नहीं है, बट उनके विचार में, उनके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते हो।
लेकिन न जाने भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हॉस्टल के वार्डन और स्टूडेंट एक दूसरे को हैट की नजरों से नहीं देख सकते। इसलिए कहीं न कहीं इस विद्यार्थी की मृत्यु के पीछे भी कारण सिर्फ और सिर्फ नीट का तनाव हो सकता है। हो सकता है कोई पारिवारिक कारण भी रहा होगा जिसका मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, कोई सामाजिक आर्थिक अन्य कारण भी रहा होगा। लेकिन खैर ये एक सुमित होनहार विद्यार्थी था, विज्ञान से जुड़ा हुआ था, नीट की तैयारी कर रहा था, इसलिए उन सब विद्यार्थियों के लिए एक डर पैदा करके चला गया कि क्यों ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी सफलता तक पहुंचने से पहले ही अपने जीवन को खत्म कर देते। कुछ अगली बात की तरफ लेकर के चले, केवल कोटा ही नहीं, बात नोएडा से भी आ रही है। नीट की तैयारी नहीं होने के कारण तनाव में छात्र ने की आत्महत्या। ऐसी हेडिंग देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीट मौत का कहीं काल तो न बने। खैर, हजारों और लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जाने वाले बच्चे बहुत कम हैं। लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं वो किसी परिवार को खत्म कर रहे हैं, उस परिवार की जिंदगी को नरक बना करके जा रहे हैं। इसलिए जिस घर से बच्चा जा रहा है उस घर का सब कुछ जा रहा है। इसलिए ये मत सोचे कि आत्महत्या करने वालों की संख्या कम है। संख्या एक भी है तो वो किसी परिवार का निवाला जा रहा है। इसलिए इन बातों पर डिस्कस करना, चर्चा करना और समाधान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये घटना दादरी की है। नीट की तैयारी नहीं होने के तनाव में छात्र ने आत्महत्या कर ली। बात रविवार को विष्णु विहार कॉलोनी के निवासी विवेक मिश्रा परीक्षा नहीं देने गया तो उसने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। हादसे के वक्त उनके परिवार वाले गांव में थे, वो उस बच्चे के पास नहीं थे। अखबार इस बात की इतिश्री कर रहा है, घटना की जानकारी दे रहा है। एक और घटना जिस पर मैं डिस्कस करवाऊं, वो भी नीट की परीक्षा नहीं निकाल सकते, इसलिए एग्जाम से 2 घंटे पहले छात्र ने मौत को लगाया गले, ऐसा अखबार लिखता है। देखो, पूरे देश के अंदर ये हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि ये जो कहानी है वो नालंदा से आ रही है, नालंदा जनपद से आ रही है। आगे अखबार इस कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट ला करके देता है कि ये सुसाइड नोट भी इसका बरामद हुआ इस बच्चे। बिहार के नालंदा से आने वाला प्रियांशु कुमार महज 20 साल का बच्चा है और वो एक सुसाइड नोट छोड़ करके जा रहा है और जिसमें लिखा है कि सॉरी, हमसे नीट में। ऐसे उनके अंतिम वाक्यांश सुन करके हर किसी का दिल पसीज जाएगा। न जाने क्यों वो इस भयानक आग के अंदर कूदा था जिससे होकर के वो पार नहीं पाड़ सका। क्या कहता है अखबार? मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। बरामद किए गए सुसाइड नोट में लिखा है कि नीट की परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, अस्पताल ले जाया। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, किसी विद्यार्थी का सुसाइड नोट छोड़ करके चला जाना, ये थोड़ा सा दुख, क्योंकि वो मर रहा है तो होशो हवास में मर, वो मरने का कारण बता करके मर रहा है। और जब कारण बता करके मर रहा है तो हम जैसे बुद्धिजीवी लोग उस पर ज्यादा चिंतन और मनन करने के लिए तैयार होने चाहिए। केवल घटना यही नहीं रुकती है, आगे भी जाएं। हाल ही में कोटा से एक और मामला निकल करके आया है। ये मामला है भरत राज धौलपुर। उसी ने ठीक उसी तरीके से आत्महत्या की है जिस तरीके से अन्य विद्यार्थियों ने। एक और घटना जिसके अंदर एक विद्यार्थी सुसाइड नोट लिख करके जा रहा है, उसमें लिख रहा है कि सॉरी, हमसे नीट नहीं होगा। परीक्षा देने से पहले ही छात्र ने सुसाइड नोट छोड़ा और चला। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं होगी जिसको मैं बार बार बता बता करके आपके दिल को कहीं गहरा दर्द तो न दे रहा हूं। घटनाएं तो बहुत सारी थी लेकिन मैंने कुछ एक घटनाएं ही ली है। देखो, इसमें लिखा है सॉरी, हमसे नीट क्लियर नहीं होगा। मृतक अपने कमरे में सुसाइड नोट छोड़ करके जा रहा है। उसके बाद एक और घटना है, कोटा से क्यों लापता हो रहे हैं कोचिंग छात्र? किसी ने सुसाइड नोट छोड़ा तो किसी ने बनाया किडनैपिंग का बहाना। मित्रों, ये घटनाएं यहीं पर नहीं रुक रही है, किसी का दिल थोड़ा कठिन कठिन होता है
जब वो इस भयानक संघर्ष के दौर से ऊब जाता है तो कोई तो उस फांसी के फंदे को अपने गले लगा लेता है, तो कोई गोलियां खा करके मर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा तो रहना चाहते हैं, लेकिन उस भयानक काल कोठरी में जीवन जीना नहीं चाहते। इसलिए आज विद्यार्थियों में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। वो ट्रेंड यह है कि कोई नोट लिख करके छोड़ देते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, और वो वहां से चले जाते हैं। कोई बहाना बना लेते हैं कि मुझे किडनैप कर लिया, और वो उस बला से, जो नीट की तैयारी की बला है, उससे पार पाना चाहते। मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि इन विद्यार्थियों के द्वारा जो मैंने उदाहरण दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए संपूर्ण जो हथियार है, वो सब कायरता के सूचक। आप सभी नीडर विद्यार्थी है। आपकी माँ बाप ने, आपके माता और पिता ने आपको बड़े प्यार से बड़ा किया है। आप उनकी उम्मीद है, आप उनके बुढ़ापे का सहारा है। इसलिए आपका इस तरीके से जीवन बीच में छोड़ करके चला जाना, आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आप परम सत्ता परमात्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब हम कुछ अन्य चीजों पर आ जाएं, डिस्कस करें। ये घटनाएं हमें ये बताती है कि ये विषय बड़ा ज्वलंत है। मैं बात विद्यार्थियों के विचारों पर भी करूंगा, बात अभिभावकों पर भी करूंगा। ये सेशन काफी लंबा होगा, तो आप घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि और ऊबे भी नहीं, क्योंकि मेरे इस सेशन से यदि आपका एक विद्यार्थी सुधर जाए तो हम जीवन को धन्य मानेंगे, इस सेशन को धन्य मानेंगे। अब हम बात करें सुसाइड के डाटा पे, तो नॉर्मली डाटा तो बड़े डरावने हैं, लेकिन हम जैसे बुद्धिजीवियों के लिए विचार करने भी बहुत जरूरी है। कौन लोग, कितने डाटा किस वर्ष निकल करके आए, कौन लोग कब कब इस जीवन को छोड़ करके बीच राह में चले गए। एक स्लाइड के अंदर ये बताया गया है। स्लाइड छोटी सी है, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन अखबार वाले ने लिखा है 2024 में अब तक 9 बच्चों ने किया सुसाइड। महज 5 महीने ही नहीं बीते, 9 बच्चों ने अपनी जिंदगी बीच में छोड़ दी। और मित्रों, ध्यान रखना, ये कोटा की कहानी है। यदि पूरे देश की कहानी के संदर्भ में देखेंगे तो ये आंकड़े हो सकता है और डरावने हों, लेकिन केवल और केवल कोटा के अंदर 9 बच्चों ने सुसाइड किया है। पहला मामला 23 जनवरी को आया था, जिसमें 19 वर्षीय छात्र मोहम्मद जैद ने कोटा के राजीव गांधी नगर में फांसी का फंदा लगाया। दूसरा मामला 19 जनवरी को मध्य प्रदेश निवासी निहारिका सिंह का आया था। तीसरा मामला 1 फरवरी को यूपी के गोंडा जिले का निवासी नूर मोहम्मद का आया था। अगला मामला 16 फरवरी को झारखंड के जमशेदपुर का छात्र निवासी परमजीत राय का आया था। उसके बाद 21 फरवरी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ का निवासी रंजित सोंदिया भी उस घटना का शिकार हो गया। उसके बाद 28 फरवरी को यूपी के अलीगढ़ का निवासी शिवम राघव भी इस बात का शिकार हो गया। 9 मार्च को बिहार के भागलपुर का अभिषेक भी उस हस्र की तरह चला गया। 28 अप्रैल को हरियाणा का 19 वर्षीय सुमित भी इस घटना का शिकार हो गया। 30 अप्रैल को धौलपुर का रहने वाला 20 वर्षीय छात्र भरतराज भी इस घटना का शिकार हो गया। जब इस घटना में इस तरीके से विद्यार्थी जा रहे हैं, तो ये बात आंकड़ों में समेटती है, ये बात दिल को पिघालने जैसी है। कुछ आंकड़े और आपके सामने हैं। 9 साल में 130 बच्चों ने किया सुसाइड। 130 की डिजिट देख करके आपको लगेगा कि सर ये डिजिट तो बहुत छोटी डिजिट है। मैं पहले भी इस बात पर डिस्कस कर चुका हूं कि डिजिट एक भी छोटी नहीं है, क्योंकि वो किसी परिवार का निवाला हो सकता है, किसी परिवार के बुढ़ापे की लाठी हो सकता है। इसलिए हमें एक एक जिंदगी पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। प्यारे मित्रों, अभिभावकों, बहनों, भाइयों, जो भी आप इस सेशन को सुन रहे हैं, ये देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साल दर साल ये नीट और जेईई जैसे एग्जाम काल के गाल बनते जा रहे हैं, केवल और केवल मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नीट परीक्षा गलत है, क्योंकि ये जरूरी है और ये बनी रहेगी और बनी रहनी चाहिए। जेईई परीक्षा बनी रहेगी और बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसी पर देश का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन हम बात इस पर करें कि जो इस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे,
उनके मन मस्तिष्क को हम किस तरीके से संवार सकते हैं, उस पर हम सबको मिलकर के डिस्कस करना चाहिए। एक और डाटा आपके सामने पेश है, जिसमें 2024 में सुसाइड, ये केवल और केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिए गए डाटा है। 2024 के अंदर सुसाइड करने वालों की संख्या 9 थी, जिसका मैंने अलग-अलग डेटा दे दिया है। 2023 में 26 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया था। 2022 के अंदर 15 बच्चों ने सुसाइड किया था। तो 2020 और 21 के अंदर भी ऐसे मामले हैं वो सामने आए थे। लेकिन 2020 और 21 का मैं डिस्कस अलग से करूंगा, क्योंकि उस समय कोरोना काल था, तो उस समय सुसाइड के केस नगण्य थे। 2019 में 18 मामले आए, तो 2018 में 20 मामले आए, 2017 में 7 मामले, तो 2016 में 17 मामले, तो 2015 के अंदर सुसाइड के 18 मामले सामने आए। इसी तरीके से 15 से लेकर के 24 के बीच में मरने वालों की संख्या 130 हो गई। प्यारे मित्रों, यहाँ एक सुखद भरी बात ये निकल करके आई कि 2020 और 21 में लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन एजुकेशन नहीं था, इस कारण किसी भी बच्चे ने सुसाइड नहीं किया। मेरी पूर्व की उस पंक्ति को सुधार लिया जाए कि 2020 और 21 में भी ऐसे मामले आए थे, उनको आप सुधार कर ले, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उन समय में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। ये इस बात का प्रमाण है विद्यार्थियों कि इन प्रतिस्पर्धा के गहरे युग के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूटों के द्वारा एक बहुत बड़ा भयानक वातावरण तैयार कर दिया गया है। केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चे भी प्रतिस्पर्धा के इस दौड़ में एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार कर रहे हैं। क्या कोरोना काल के अंदर कुछ बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाए? क्या कोरोना काल के बच्चे कमजोर हो गए? क्या कोरोना काल के अंदर विज्ञान के ज्ञान में अवनति हुई? ऐसा तो नहीं हुआ। कोरोना काल के दौरान भी विज्ञान के ज्ञान में बढ़ावा रहा होगा, छात्र नीट की तरफ बढ़े होंगे। एक बात मैं आपको यहाँ तक भी पूछना चाहता हूँ कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के उदय होने से पहले या इस प्रतिस्पर्धा के पहले भी डॉक्टर तो बने होंगे, समाज ने बहुत सारे डॉक्टर दिए होंगे, लेकिन ठीक इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। सुसाइड के डाटा देखने के बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करे, हम क्या करें। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि इतने भयानक डाटा को देखने के बाद क्या सरकारें कोई प्रयास कर रही है? तो एक मुहिम के चलते कुछ वर्षों पहले सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की, और ये गाइडलाइन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस गाइडलाइन पर कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना अमल कर पा रहे हैं, स्टूडेंट कितना अमल कर पा रहे हैं, टीचर और अभिभावक कितना अमल कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि सरकारें सोई हुई तो नहीं, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। और संवेदनशील सरकार इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने आत्महत्या के इन मामलों को देख करके और एक एडवाइजरी जारी की, और पेश है ये एडवाइजरी कि 9वीं कक्षा से पहले छात्रों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं मिले। इस बात को ध्यान से समझ लें, चाहे किसी भी बड़े कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं, 9th क्लास से पहले आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये सरकार की एडवाइजरी है, देना या नहीं देना ये उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है कि वो सरकार की एडवाइजरी को कितना फॉलो करता है। सरकार कहती है कि छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने की जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की होगी। बात यह है कि ये कोचिंग संस्थान कितनी उस जिम्मेदारी पे खरा उतर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। उतर पा रहे हैं तो वो सरकार की एडवाइजरी का अनुपालन कर रहे हैं, विद्यार्थियों अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं कहीं उनके अंदर खोट है। छात्रों को 1.5 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा, ये सरकार की गाइडलाइन है। एक सप्ताह के अंदर आपको 1.5 दिन का अवकाश देना ही होगा। असेसमेंट रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सबसे बढ़िया बात सरकार ने अपनी एडवाइजरी में की। ये समय समय पर जो साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक जो टेस्ट होते हैं और उनको पब्लिकली आउट किया जाता है, सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है कि इसको पब्लिकली आउट नहीं किया जाए। टेस्ट या परीक्षा के परिणाम 3 दिन बाद जारी किए जाए। ऐसा नहीं है कि आज ही बच्चे ने परीक्षा दी, आज ही परिणाम जारी कर दें, बच्चा कहीं डिप्रेशन में न आ जाए। जैसे ही बच्चे पर परीक्षा का बोझ हल्का हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आए।
एक अच्छी पहल थी। टेस्ट में विद्यार्थियों की उपस्थिति ऐच्छिक हो, अनिवार्य नहीं, ये सरकार की एडवाइजरी है। पालन कितना करता है इंस्टीट्यूट, ये उस पर निर्भर करता है। परीक्षा के अगले दिन आवश्यक रूप से अवकाश रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। सरकार का प्रयास तो बड़ा ही सराहनीय है, विचारणीय है। लेकिन इन प्रयासों पर कितना इंस्टीट्यूट्स खरा उतर पा रहे हैं, ये बात उन इंस्टीट्यूटों पर निर्भर करती है जो इस एडवाइजरी की फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खैर जो भी है, हम बात कर लें कोचिंग इंस्टीट्यूटों के संचालन। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्कूलों की तरह है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान में अभिवृद्धि का माध्यम है और ज्ञान में अभिवृद्धि से ही विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा को प्राप्त कर सकता है। मेरी हाथ जोड़ करके सभी कोचिंग इंस्टीट्यूटों से विनती है, प्रार्थना है कि जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की, उनका आप अक्षरशः पालन करें। इससे आपके स्टूडेंटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूँ या मैं ये मान सकता हूँ कि यदि आप विद्यार्थियों की जिंदगी पढ़ा करके बदल सकते हैं, तो मौत को रोक करके भी किसी के घर की जिंदगी बदल सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। टेस्ट जरूरी तो है, लेकिन सरकार की एडवाइजरी की अनुरूप इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाए तो बेहतर है। हाँ, टेस्टों में जो रैंकिंग सिस्टम है, उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जाए। ये मेरा और अपना विचार है। आप यदि कुछ अलग विचार रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि हजारों देखने वाले स्टूडेंट समझेंगे, विचार करेंगे। दूसरा, समय समय पर आपको मोटिवेशन सेमिनार रखने चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा करता भी है और करता रहना भी चाहिए। और तीसरी बात, अक्सर जो भी सुसाइडल केस सामने आए हैं, वो गांव के रहने वाले मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के। किसी भी बड़े बिजनेसमैन का बेटा सुसाइड किया हो, ऐसा किसी अखबार वाले ने नहीं लिखा। गांव देहात डाणी से आने वाला किसान का बेटा, मध्यम वर्गीय किसी सरकारी कर्मचारी का बेटा, ये सुसाइड का शिकार होता है। इसलिए मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूटों से विनती है, ऐसे कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए एक बारगी आप फीस में हल्का शिथिलन दें, और दूसरी बारगी यदि वो दोबारा तैयारी करना चाहता है, तो उन्हें एक मोटा शिथिलन दें। क्योंकि आप करोड़पति ही नहीं, आप अरबपति लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन करते हैं। आपके द्वारा यदि सालाना आपकी इनकम 1 करोड़ होने के बजाय 95 लाख हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 जिंदगी आपके उन 5 लाख में बच सकती है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट होने तो चाहिए, लेकिन संवेदनशील और मानवीय भावना वाले। अगली एक बात मेरे दिल में, दिमाग में बार बार आ रही है कि अधिकतर जो सुसाइडल केस होते हैं, वो विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों के ही। मानविकी के विषयों के सुसाइडल केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि यूपीएससी और विभिन्न राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें सुसाइडल केस देखने को नहीं मिलते। हाँ, संघर्ष भरी कहानियां जरूर देखने को मिलती है, चाहे वो गोविंद जायसवाल की कहानी हो, चाहे वो मनोज शर्मा की कहानी हो। ऐसी कहानियां तो बहुत है, लेकिन सुसाइड की कहानी मुझे नजर नहीं आती है, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर से, अर्थात यूपीएससी के उस हब से निकला हो, या किसी पीएससी के बहुत बड़े एग्जाम से। खैर, विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों के लिए मेरा टीचर से, इंस्टीट्यूटों से और सरकार से ये गुजारिश रहेगा कि उन्हें विज्ञान और गणित के साथ साथ मनोविज्ञान और समाज शास्त्र की शिक्षा को भी अनिवार्य किया जाए। हालांकि बीटेक जैसे एजुकेशन में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सोशोलॉजी को साथ में पढ़ाया जाता है, ये बेहद सुखद और जीवन में आनंद देने वाली खबर है। लेकिन इन्हें सख्ताई से लागू किया जाए, जिससे एक विद्यार्थी सामाजिक बना रहे, एक मानविक बना रहे, उन्हें उनके दिलो दिमाग में इस तरीके के भयानक डरावने विचार न आए, जो एक दिन उसे फांसी के फंदे के पास ले जाए। खैर, ये बात तो हमारी थी, विद्यार्थियों की थी, कोचिंग इंस्टीट्यूटों की थी। अब एक प्रश्न उठता है कि एक शिक्षक क्या कर सकता है?
प्यारे मित्रों, मैं भी एक शिक्षक हूँ। हालाँकि मैं मानविकी विषय से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत कम समस्याएँ बच्चों की इस क्षेत्र में आती हैं। लेकिन जो शिक्षक 9th और 10th के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, मेरी उन शिक्षकों से ये गुजारिश रहती है कि जो विद्यार्थी हमारे पास 5 से 6 साल तक रहता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके मस्तिष्क को अच्छी तरीके से सकारात्मक रूप से विकसित किया जाए। उन्हें समय-समय पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों से रूबरू करवाया जाए। स्कूल्स के अंदर ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिससे विद्यार्थी के अंदर हारने के बावजूद भी जिंदा रहने की क्षमता विकसित हो। अर्थात हार के बावजूद भी वो निडर होकर के कैसे समाज में अर्थात सोसाइटी के अंदर, परिवार के अंदर रह सकता है। यदि टीचर्स ऐसा काम करें तो सब कुछ संभव है। एक मेरी प्रत्येक टीचर से और अभिभावक से ये विनती रहती है कि आप अपने बच्चे को टीचर्स की सलाह के अनुसार क्षेत्र में भेजें। वर्तमान में विभिन्न बोर्डों की जो परिणाम पद्धति है, असेसमेंट पद्धति है, उसको लेकर के भी अक्सर सवालिया निशान पैदा होते हैं। आज से 30 से 40 साल पहले क्यों कोई विद्यार्थी 90% नहीं बना पाता था, 85 पे क्यों अटक जाता था या 95 पे क्यों नहीं जाता था? और एक प्रश्न ये है कि आज के अधिकांश विद्यार्थी क्यों 90% से लेकर 99.99% तक चले जाते हैं? क्या ये बात वास्तव में सही है? क्या इस तरीके से बच्चों के मानसिक स्तर का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है? या फिर बोर्ड की जो असेसमेंट पद्धति है, जो मूल्यांकन पद्धति है, उसमें कहीं कमी आ गई है? इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी अलग सेशन के अंदर। जो भी है, विद्यार्थी 80% बना लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पक्का डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा। कोई विद्यार्थी 65 बना करके भी डॉक्टर बन सकता है, कोई विद्यार्थी 95 के बावजूद भी डॉक्टर नहीं बन सकता। इसलिए प्रत्येक टीचर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार उसके फ़ील्ड को खोजे और उनके अभिभावकों को बताएँ कि आपका विद्यार्थी उस विषय के अंदर, उस फ़ील्ड के अंदर होनहार है, प्रतिभाशाली है। साथ ही साथ मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि आप सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं अभिभावकों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में किसके लिए कार्य कर रहे हैं? तो आपका एक जवाब होगा कि संतान के लिए। बहुत कम या बिरले लोग होंगे जो अपने ही लिए काम करते हैं जीवन में, संतान के बारे में कभी नहीं सोचते। ऐसे लोग तो मुझे नहीं मिलेंगे इस ज़िंदगी में या इस दुनिया में। खैर, प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना नज़रिया है। मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि आपका बेटा आपकी संपत्ति है। इसलिए यदि 1-2 बार असफल हो जाने के बाद 5 या 10 लाख का खर्चा कर देने के बाद भी आपका विद्यार्थी सफल नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उस संपत्ति को नेकारा समझ लें, बेकार समझ लें और अनायास आप कुछ ऐसा उन्हें कह बैठे जिससे वो मजबूरन कुछ गलत काम करने के लिए उतारू हो जाए। क्योंकि आपका बेटा आपकी संपत्ति है। नीट परीक्षा में असफल हो जाना, जीवन में असफल हो जाना नहीं है। वो डॉक्टर नहीं बन पाया, वो इंजीनियर नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं। वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, वो बहुत एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है। यही नहीं तो वो एक अच्छा किसान भी बन सकता है। तो जीवन में बहुत सारे मार्ग हैं अभिभावकों, इसलिए हमेशा अपने बच्चे से कहते रहिए कि बेटा तेरा 100% देना, उसके बावजूद भी यदि तू सफल नहीं होता है, तो तेरे ये पिताजी के भगवान के दिए हुए 2 हाथ हैं, ये 2 मजबूत कंधे हैं, मैं तुम्हें कभी भूख नहीं मरने दूँगा। ये भावना आपके बेटे में एक मजबूत इच्छा शक्ति बनाएगी, एक मजबूत इच्छा शक्ति का घर बनाएगी और एक दिन वो बच्चा किसी न किसी फील्ड में जाकर के सफल होगा। और दूसरी बात, मैं पढ़े-लिखे अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए पढ़े-लिखे अभिभावक और जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, सुन रहे हैं, वो भी आप अपने बच्चों के लिए प्लान बी तैयार रखें।
जरूरी नहीं है कि आपका बेटा है वो डॉक्टर ही बने, जरूरी नहीं है आपका वो बेटा है वो इंजीनियर ही बने। मेडिकल वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप मेडिकल वाले एजुकेशन के फील्ड में आते हैं तो अच्छी तरीके से आप किसी एग्जाम के अंदर सफल हो, आप सेकेंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, आप स्कूल व्याख्याता बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप किसी बड़ी कॉलेज के अंदर पढ़ाओगे तो भी आपको मंथली 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी मिलती। जीवन त्यागना जरूरी नहीं। इसलिए एक बात मैं आपको बताऊं कि यार दुनिया में तो ऐसे लोग हुए हैं जो जॉब छोड़ करके, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ करके वो किसी दूसरे प्रोफेशन में। तो ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही आपकी अंतिम मंजिल होनी चाहिए। प्रत्येक अभिभावक प्लान बी तैयार रखे, अपने विद्यार्थी की रुचि के अनुसार उसको फील्ड में भेजे। अब अंतिम बात पे आ जाता हूं क्योंकि सेशन काफी लंबा हो गया है और मैं बात विद्यार्थियों से करना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जीवन एक रंगमंच की तरह है और इस रंगमंच पर तुम जो काम कर रहे हो वो खेल है। जितना तुम खेलना चाहते हैं वो खेल लो। ये जीवन पहली बार मिला है। कौन सा जीवन? मानव जीवन पहली बार मिला है और शास्त्रार्थ के अनुसार ये जीवन आखिरी बार भी हो सकता है, अर्थात मनुष्य जीवन तुम्हारा पहला और आखिरी जीवन। इस रंगमंच पर बहुत सारे खेल तुम्हें खेलने हैं। एक खेल में तुम हार जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सारे खेल खत्म हो गए, क्योंकि नया खेल भी तुम्हें शुरू करना है और उस नए खेल पे जीतना भी काम तुम्हारा है। और भी खेल शुरू कर दो और हार जाओ तो और कोई खेल शुरू कर देना। तो जिंदगी में बहुत सारे खेलों में हार मिलने के बाद भी एक खेल ऐसा आएगा जिसमें तुम। तो जीवन में कोई लड़ाई आखिरी लड़ाई नहीं होती है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंटों से कहता हूं और आज भी जो सैकड़ों हजारों स्टूडेंट इस वीडियो को लंबे समय बाद भी देखेंगे, हजारों स्टूडेंटों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी लड़ाई आखिरी लड़ाई नहीं होती है। यदि जीवन की एक लड़ाई आखिरी लड़ाई मान करके कुछ लोग बैठ जाते तो इतिहास उन्हें याद नहीं। कुछ मैं उदाहरणों के साथ आपसे पेश होना चाहता हूं। दुनिया की मशहूर धाविका विल्मा रुडोल्फ की कहानी आपने पढ़ी होगी। जीवन से अपंग विकलांग बालिका किस तरीके से दुनिया की एक बहुत बड़ी धाविका बन जाती। उसने विकलांगता रूपी लड़ाई से लड़ करके और जीवन में सफलता प्राप्त। ऐसी ही कहानी हंगेरियन पिस्टल शूटर कैरोली टकास की है। कहानी को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो गूगल सर्च करना, क्योंकि तुम्हें जीवन में आनंद लेना ही पड़ेगा। और यही नहीं रुकिए, आईपीएस मनोज शर्मा ने भी जीवन में बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। यही नहीं, अरुणिमा सिन्हा जिनके पैर कट गए थे उसके बावजूद वो दुनिया की 7 7 चोटियों पे चढ़ करके आ गई। जीवन की उसकी वो ट्रेन का एक्सीडेंट अंतिम लड़ाई नहीं थी। दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, वो भी उसके जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं थी। जो भी नाम मैंने लिए हैं और भी दुनिया में बहुत सारे नाम होंगे जिनके जीवन में कई ऐसे द्वंद्व आए जिनको पार पा करके वो मंजिल तक गए। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आप सबसे ये विनती है, एक टीचर्स होने के नाते एक टीचर का और स्टूडेंट का प्रेम बड़ा अटूट होता है। जरूरी नहीं है कि मेरी क्लासरूम में पढ़ने वाले ही मेरे अपने स्टूडेंट हैं। दुनिया के जो भी विद्यार्थी मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब मेरे स्टूडेंट हैं और जिन पर मेरी बात पहुंचेगी वो भी सारे मेरे स्टूडेंट हैं। और विद्यार्थी, हर विद्यार्थी को टीचर अपना स्टूडेंट समझे। ठीक इसी कारण मैं आज आपके बीच में ये सेशन लेकर के आया। इसलिए आप महज एक मानव नहीं है, आप देश के लिए भविष्य की शक्ति है। आप परिवार के लिए बुढ़ापे की लाठी है। आप अपने गुरु और अपनी स्कूल के लिए भविष्य का गौरव है। आप अपने बेटों के लिए एक स्वर्णिम जिंदगी है आने वाली। आपकी संतानों के लिए
आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और एक बार आत्महत्या करने से पहले इस बात पर विचार कर लीजिए कि मेरे जाने से किसको क्या फर्क पड़ेगा। क्या आपके जाने से नीट की परीक्षा खत्म हो जाएगी? क्या आपके जाने से जेई की परीक्षा खत्म हो जाएगी? डॉक्टर और इंजीनियर बनना बंद हो जाएंगे? नहीं, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परिवार पे पड़ेगा, जिसने तुम्हें पाल पोस करके 18-20 साल की उम्र का बनाया है। उसने अपना खून पसीना, अर्थात तुम्हारी माता और पिता ने खून और पसीना एक करके तुम्हें इस सांचे में डाला। इसलिए हे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात को समझें जरूर। केवल समझना ही नहीं, खुद समझने के बाद इस बात को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो तुम्हारे स्तर की तैयारी कर रहे हैं, जो विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, जो गणित की तैयारी कर रहे हैं, जो मानविकी विषयों की तैयारी कर रहे हैं, और जो कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जो कोई रोजगार करना चाहते हैं, उन सब लोगों तक ये बात जाए। बात बड़ी लंबी थी, बात बड़ी गहरी थी। कुछ बात आपके समझ में आई होगी, कुछ बात समझ में नहीं आई होगी। माफ करना, टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर स्टूडेंट की नब्ज को टटोले, और मैंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रत्येक स्टूडेंट की नब्ज को टटोलने का कार्य किया। और जो भी मेरे मित्र साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने अजीज स्टूडेंटों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाएं, और आप अपने आइडियाज के साथ पहुंचाएं, आप अपने विचार के साथ पहुंचाएं। क्योंकि मेरे कहने से उन स्टूडेंटों पर जितना प्रभाव पड़ेगा, उससे ज्यादा आप उनके गुरु हो, आपके कहने से उन पहुंचेगा, प्रभाव पड़ेगा, जिंदगियां बचेगी, परिवारों के निवाले बने रहेंगे, भारत का भविष्य जिंदा रहेगा। क्योंकि जो जा रहे हैं वो कोई सड़क पर चलने वाले भिखारी नहीं, वो देश की प्रतिभा है, वो देश का भविष्य है। इसलिए हम सबको मिलकर के देश की प्रतिभा, देश के भविष्य को बचाना, परिवारों के निवालों को बचाना, और एक टीचर का टीचरपन जिंदा रखना है। एक अध्यापक का दूसरों के प्रति सहृदय प्रेम जिंदा रखना है, सामाजिक जिम्मेदारी जिंदा रखनी है, विद्यार्थी प्रेम जिंदा रखना है। ये सेशन मेरा आपको कैसा लगा, इस बात का रेस्पॉन्स आप मुझे जरूर दें, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स से ही मेरा ये ऑनलाइन जो विचार है आपके साथ जुड़ने का, वो और गतिशील बनेगा। और मेरी आपसे ये विनती है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं तो मेरे से जुड़े। प्लेटफॉर्म से जुड़ने का तात्पर्य मेरे हृदय से जुड़ना है, मेरे अपनत्व से जुड़ना है, ताकि हम सब मिल करके न केवल भूगोल को विकसित करें, बल्कि विद्यार्थी के जीवन को परिष्कृत करने में हम अपना अमूल्य सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम, आपका अपनत्व, आपका स्नेह, आपका सहयोग इसी तरह बना रहे। एक बार फिर से अंतिम अभिवादन के साथ आपका अपना साथी असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कुमार। धन्यवाद।